कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र त्रैमासिक परीक्षा के जो प्रश्न हुए थे प्रश्न पत्र में 4 अंक के प्रश्नों को आज हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि पूर्ति की लोच को समझाइए। जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न को हमें समझना होगा कि पूछा क्या है। पूछा है पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच से क्या आशय है? पूर्ति का नियम हमें पता है। पूर्ति का नियम ये बताता है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो बेची जाने वाली मात्रा में भी वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि विक्रेता उत्पादक जो होता है वो बढ़ी हुई कीमतों से लाभ कमाना चाहता है। वह चाहता है कि ऊंची कीमत पर ज़्यादा मात्रा बिके। और यदि वस्तु की कीमत कम होती है तो वस्तु की पूर्ति भी वो कैसी करता है? कम करता है। क्यों? क्योंकि हानि से बचने के लिए। तो ये पूर्ति का नियम बताता है। किंतु पूर्ति की लोच ये बताता है कि कीमतों में कितनी वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप मात्रा में कितनी वृद्धि हुई, या कीमतों में कितनी कमी हुई, उसके परिणाम स्वरूप मात्रा में कितनी कमी हुई, यानी आनुपातिक परिवर्तन को बताता है। जब हम पूर्ति की लोच को परिभाषित करेंगे तो इस फॉर्मूले के अनुसार भी हम परिभाषित कर सकते हैं। पूर्ति की कीमत लोच का फॉर्मूला है पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसको याद रखने के लिए पूर्ति की लोच पूछा है तो पूर्ति की मात्रा हम ऊपर ले जाएंगे और नीचे काय से भाग देंगे, उसमें कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। तो ये फॉर्मूला है कि पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। यानी जब हम पूर्ति की लोच की माप करेंगे तो पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का हम भाग देंगे और जो भी भागफल प्राप्त होगा वो पूर्ति की लोच या पूर्ति की कीमत लोच कहलाता है। परिभाषित किया गया है कि एक वस्तु की पूर्ति की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की पूर्ति की मात्रा में अनुक्रियाशीलता को मापती है। कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, उसके पश्चात मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ। अधिक स्पष्ट रूप में पूर्ति की कीमत लोच, जिसे ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से दर्शाया गया, इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला जो है वो लिखा हुआ है, यदि हम देखें तो ये डेल Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन डेल P अपॉन P इंटू 100। तो ये फॉर्मूला जो डेल डेल यानी होता है परिवर्तन, इस फॉर्मूला को यदि हम सरलीकृत करें तो इस प्रकार से सरल कर सकते हैं। कैसे सरल किया गया है? पहले 100 से 100 कट गए, फिर ये डेल Q अपॉन Q और नीचे जो डेल P अपॉन P है इसको क्या कर दिया अपन ने? पलट दिया, P बटे डेल P। ये इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा, सरलीकरण इसका। और 100 से 100 कट गया, ये सूत्र लिखा हुआ, तो ये सूत्र भी सही है, ये सूत्र भी सही है। या इसका हम और सरलीकरण करने का तरीका और क्या होता है कि 100 से 100 कट गया और ये डेल Q अपॉन Q, तो ये आ गया डेल Q अपॉन Q इंटू जो P अपॉन डेल P जो आया वो कैसे आया है कि ये डेल Q ये ऊपर और सबसे नीचे का ये ऊपर आ गया, ये डेल Q और इंटू P, और बीच वाला जो Q और डेल P जो है ये नीचे आ गया। तो किसी भी प्रकार से हम इसको अपने तरीके से इसको याद कर सकते हैं। ये उदाहरण दिया हुआ है कि यही अपन देख रहे हैं कि पूर्ति की लोच हम कैसे मापते हैं। यहाँ वस्तु दी हुई है क्रिकेट की गेंद की कीमत, जिसे हम P से शो किया गया है, और क्रिकेट गेंदों की उत्पन्न की गई तथा बेची गई मात्रा, यानी यहाँ कीमत है और यहाँ इसकी क्वांटिटी है, पूर्ति की मात्रा। अब देखिए, यदि पुरानी कीमत P1 बराबर 10 है, यानी जब 10 रुपये कीमत है तो बेची जाने वाली मात्रा कितनी है? 200। अब यदि कीमतों में वृद्धि हुई, ये वृद्धि हो रही, 10 से कितनी हो गई? 30, तो मात्रा में भी क्या हुई? वृद्धि हुई, पूर्ति की मात्रा। यानी विक्रेता उत्पादक जो है वो लाभ कमाने के लिए ज़्यादा मात्रा बेचेगा। जब 10 है कीमत तब बेची जाने वाली मात्रा कितनी है? 200, और 30 है मात्रा तो बेची जाने वाली मात्रा कितनी है? 1000। अब हम इसमें देखेंगे कितना परिवर्तन हुआ, यानी जो पुरानी कीमत थी वो कितनी थी? P बराबर 10। ये अब परिवर्तित मात्रा, परिवर्तित कीमत, पुरानी कीमत कितनी है? P बराबर 10। अब डेल P परिवर्तित कीमत यानी डेल P, डेल P हम कैसे निकालेंगे? कितना परिवर्तन हुआ? 10 से कितनी बढ़ी? 30। अब कितने की वृद्धि हुई? कितने की वृद्धि हुई हम कैसे निकालेंगे? 30 में से 10 को घटा देंगे,
यानी कितने बढ़े, 10 से 20, 20 से 30, 20 बढ़ा या हम 30 में से 10 घटा देंगे तो डेल पी बराबर कितना हो गया, 20। इसी प्रकार से हम मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, पुरानी मात्रा यानी Q, जिसे Q1 भी लिखा गया है, Q बराबर कितना है, 200। अब कितना परिवर्तन हुआ, डेल यानी परिवर्तन, ये डेल Q हम कैसे निकालेंगे, इनके बीच का जो है वो अंतर कैसे निकालेंगे, 1000 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचा यहाँ पर, 800। तब अब अपने पास ही आ गई संख्या, P बराबर 10, डेल P बराबर 20, Q बराबर 200 और डेल Q बराबर 80। इसको हम सूत्र में रख सकते हैं। अपन ने सूत्र क्या देखा था, पुराना जो सूत्र देखा था अपन ने, ये सूत्र देखा था, ये अलग अलग निकाला गया है ये, यानी सूत्र अपन ने देखा था डेल Q अपॉन Q इंटू 100 अपॉन डेल P अपॉन P इंटू 100। अब इसमें अपन संख्या रख देंगे, डेल Q यानी परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ था, अपन ने देखा था 200 से, मात्रा देखी थी, मात्रा 200 से 1000 बढ़ी थी, 200 से 1000 बढ़ी थी, यानी कितनी बढ़ी थी, वहाँ पर अंतर आ रहा था 800 बटे पुरानी मात्रा कितनी थी, 200 इंटू 100 और बटे डेल P यानी परिवर्तित कीमत, कितना परिवर्तन हुआ था, 20 का हुआ था, और पुरानी कीमत कितनी थी, 10 इंटू 100। ये अलग अलग निकाला गया है, ये अलग अलग निकाला गया है। कैसे निकाला गया है, मात्रा को अलग निकाला है और कीमत को अलग निकाला है, लेकिन बाकी मेथड यही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट गया। अब यहाँ जो 800 बटे 200 यानी 800 बटे 200 और ये संख्या पलट जाएगी ये वाली, यानी गुणित 10 बटे 20। ये 100 से 100 कट गया, 100 जो है वो सूत्र में है, प्रतिशत। अब इसको हम काट देंगे, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ये यही मेथड है। इसमें ये बुक का है, ये बुक में ये मात्रा अलग से निकाली गई है, मात्रा में परिवर्तन की, बाकी ये फॉर्मूले से अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा प्रश्न आया था कि बाजार संतुलन को समझाइए। अब बाजार संतुलन जो है पूर्ण प्रतियोगिता की एक दशा है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु का मूल्य निर्धारण अपन देखते हैं वही है ये बाजार संतुलन। बाजार संतुलन में अपन ने ये मांग वक्र देखा था। मांग वक्र जो होता है वो डी मांग वक्र होता है। कोई भी उपभोक्ता किसी भी वस्तु की मांग कम कीमत पर अधिक करता है और अधिक कीमत पर ज़्यादा। इसके कारण मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। और पूर्ति में सीधा संबंध होता है, यानी कम कीमत में कम पूर्ति, अधिक कीमत में अधिक पूर्ति। जब दोनों में सीधा संबंध होगा तो वक्र का ढाल बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर होता है। ये एस पूर्ति हो गई। ये दो अक्ष है। अब इनका जो कटन बिंदु है, ये कटन बिंदु, इस कटन बिंदु पर ये वस्तु की कीमत कितनी है, P, और ये मांग और पूर्ति की मात्रा कितनी है, Q। यही है जो संतुलन मूल्य है, जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, यानी संतुलन मूल्य या साम्य मूल्य। अब साम्य मूल्य किसे कहते हैं? साम्य मूल्य वह मूल्य होता है जहाँ पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। अब दूसरों को काट रहे, यानी यहाँ मांग और पूर्ति दोनों कैसी है, बराबर है, यानी यहाँ जितनी मांग है उतनी ही पूर्ति होती है। ये हमें बताना होगा कि बाजार संतुलन जो होता है वो मांग और पूर्ति वक्र जहाँ एक दूसरे को काटते हैं वहीं संतुलन मूल्य या बाजार, इसे ही हम संतुलन मूल्य कहते हैं, इसे ही साम्य मूल्य कहते हैं, इसे ही हम बाजार संतुलन कहते हैं। तो बाजार संतुलन उस स्थिति विशेष को कहते हैं जहाँ पर किसी बाजार में मांगी गई मात्रा और पूर्ति की मात्रा दोनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। यदि हम वक्र के अनुसार बनाए तो ये उसका चित्र है। ये इसमें भी बना हुआ है ये चित्र। अब इस चित्र में अपन ये देखेंगे कि यदि यह वस्तु की कीमत P है तो मांग और पूर्ति कितनी है, ये है। अब यदि वस्तु की कीमत P से बढ़कर P1 हो जाती है, इतनी हो गई कीमत, तो यहाँ पर मांग तो इतनी है लेकिन पूर्ति इतनी है या अधिक है,
यानी हम देखेंगे पी, यदि हम इसको ए नाम दें और इसको बी नाम दें तो पी ए तो मांग है क्योंकि ये मांग वक्र को टच कर रही, और पूर्ति कितनी है पी बी, यानी ये जो है ये अतिरिक्त पूर्ति है, ये लिखा हुआ अतिरिक्त पूर्ति। यानी कीमतों में वृद्धि से पूर्ति कैसी हो जाती है अधिक, और जब अधिक पूर्ति होती है कीमतें फिर नीचे गिरने लगती है। ये इसी प्रकार से यदि हम देखें, मान लो कीमत घटने लगी है, कीमत कैसे घटेगी इसको हम चित्र में दिखा सकते हैं। ये P से घटकर कितनी हो गई, ये P2 हो गई। अब इस कीमत पर इतनी तो पूर्ति है क्योंकि ये पूर्ति वक्र को टच कर रहा हो, और मांग इतनी ज़्यादा है, ये है अतिरिक्त, तो ये जो है अतिरिक्त मांग। जब वस्तु की अधिक मांग होती है कीमतें कैसी होती है, ऊपर बढ़ने लगती हैं। तो ये इस चित्र के द्वारा जो दर्शाया गया है, ये हमें 4 अंक के प्रश्नों में ये पूरा हमें चित्र के द्वारा दर्शाना होगा, चित्र की व्याख्या करनी होगी, और शुरू में हमें बाजार संतुलन को परिभाषित करना होगा कि बाजार संतुलन से आशय क्या है, ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न था अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। तो अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं 4 अंक के लिए, चूँकि ये जो समस्याएं हैं पहले पॉइंट में, दोनों समस्याओं को एक साथ दिया गया है। तो पहली समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, किंतु संसाधन सीमित होते हैं, आवश्यकताएं सीमित होती हैं। उन सीमित संसाधनों से जो भी उत्पादन की प्रक्रिया होती है, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, तो उसमें चयन की समस्या होती है और भी कई समस्याएं। उसके अंतर्गत पॉइंट बना के हम समस्याएं देखेंगे कि उत्पादक के सामने पहली समस्या होती है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो जो उत्पादक होता है उसको ये निर्णय करना होता है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन करे, यानी क्या उत्पादन करे, और उसके साथ साथ कितना उत्पादन करे। तो यहाँ समस्या पूछी गई है तो हमें समस्या का हल नहीं बताना है, व्याख्या में हमें समस्या ही बताना है कि अर्थव्यवस्था में किसी भी उत्पादक को यह के सामने ये समस्या होती है कि आखिर वह किन वस्तुओं का उत्पादन करे। क्यों? क्योंकि समाज में बहुत प्रकार की वस्तुएं होती हैं, अनिवार्य वस्तुएं भी होती हैं, आरामदायक वस्तुएं भी होती हैं, विलासितापूर्ण वस्तुएं भी होती हैं, या उपभोग वस्तुएं भी होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं भी होती हैं। तो उसके सामने ये समस्या होती है उन वस्तुओं का में से किन वस्तुओं का उत्पादन करे और साथ ही साथ वह कितना उत्पादन करे। इसके साथ फिर अगली समस्या है वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। चूँकि उत्पादक का उद्देश्य होता है लाभ कमाना, वह यही चाहता है कि लागत कम लगे और लाभ ज़्यादा हो। तो अब अगली समस्या है कि उसे यह तय करना होता है कि उत्पादन कैसे करे, कैसे अर्थात किस प्रकार, क्योंकि जब उत्पादन किया जाता है उसके लिए तकनीक होती है, एक श्रम प्रधान तकनीक होती है, एक पूंजी प्रधान तकनीकी होती है। श्रम प्रधान तकनीकी में लोगों को रोजगार मिलता है और पूंजी प्रधान तकनीकी में व्यय अधिक होता है, लेकिन उत्पादन गुणात्मक रूप से और मात्रात्मक रूप से अधिक होता है। अब उत्पादक के सामने ये समस्या होती है कि वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन किया जा रहा है उनके लिए वह कौन सी तकनीकी का प्रयोग करे। फिर अगली समस्या होती है उसके सामने कि किसके लिए उत्पादन किया जाए, क्योंकि समाज में विभिन्न वर्ग के लोग होते हैं, गरीब वर्ग के लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, अमीर वर्ग के लोग होते हैं, क्योंकि उत्पादक का उद्देश्य तो लाभ कमाना होता है। तो उसके सामने किंतु यह समस्या होती है कि जो उत्पादन किया जाए वो किसके लिए किया जाए, ताकि वस्तुओं का उपभोग करे और व्यक्ति और उनकी वस्तुओं का विक्रय भी हो और उन्हें लाभ भी मिले। तो उनके सामने ये प्रमुख समस्याएं होती हैं। अगला प्रश्न आया था अल्पकाल तथा दीर्घकाल को समझाइए। तो ये अल्पकाल और दीर्घकाल ये अवधि है। इसके अंतर्गत पहले अल्पकाल यानी कम समय। कितना कम समय? इतना कम समय कि जो उत्पादक होते हैं वो उत्पादन करने के लिए उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो सभी साधनों में वृद्धि करें। सभी साधन यानी साधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्थिर साधन और एक होते हैं परिवर्तनशील साधन। दोनों साधन मिलके बनते हैं कुल साधन। यानी यदि हम कुल साधन देखें तो वो 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। अब स्थिर साधन जो होते हैं वो भूमि, भवन, मशीन, ये स्थिर साधन कहलाते हैं।
मशीन को स्थिर साधन इसलिए कहा गया है क्योंकि मशीन यदि एक बार क्रय की जाती है तो वो कई सालों तक चलती। जैसे भूमि भवन तो ठीक है, वो स्थिर कह रहे हैं अपन, क्यों? क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं चल पा रहे, काफ़ी समय तक हमारे पास रहते हैं। लेकिन मशीन को स्थिर साधन के अंतर्गत इसलिए रखा गया है कि मशीन भी कई सालों तक चलती। यदि ख़राब हो जाती तुरंत हम दूसरी मशीन नहीं बदल देते, उनके पार्ट्स हम सुधरवाते हैं या चेंज करा देते हैं, तो कई सालों तक चलती। इसलिए मशीन को भी स्थिर साधन के अंतर्गत रखा गया है। तो स्थिर साधन के उदाहरण हैं भूमि, भवन, मशीन। परिवर्तनशील साधन होते हैं श्रम, कच्चा माल, ईंधन। अब इनको परिवर्तनशील साधन इसलिए कहा गया है क्योंकि इनको हम उत्पादन की मात्रा में वृद्धि या कमी करने के लिए हम इनका परिवर्तन कर देते हैं। इनकी उत्पादन बढ़ाना है तो इनकी मात्रा में वृद्धि कर देते हैं, उत्पादन कम करना है तो उनकी मात्रा में हम कमी कर देते हैं। स्थिर साधन है तो साधन की व्यवस्था तो हमें पहले करनी ही होती है, लेकिन उत्पादन प्रारंभ करने के लिए हमें परिवर्तनशील साधनों की आवश्यकता होती है, और उत्पादन में वृद्धि या कमी करने के लिए परिवर्तनशील साधन जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अब पूछा गया अल्पकाल और दीर्घकाल को समझाइए। तो अल्पकाल वह समयावधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन नहीं, कम समय होता है। उसमें यदि हम उत्पादन की मात्रा यानी व्यवस्था तो दोनों साधनों की करनी पड़ती है, स्थिर भी और परिवर्तनशील भी। लेकिन अल्पकाल में यदि हमें उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना है तो केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। इतना कम समय होता है कि हम इसमें स्थिर साधनों की मात्रा में वृद्धि नहीं कर पाते। स्थिर साधनों की मात्रा में वृद्धि के लिए हमें ज़्यादा समय चाहिए, ज़्यादा पूंजी चाहिए, ज़्यादा लंबा समय चाहिए। तो अल्पकाल में हमें ध्यान रखना है, अल्पकाल वह समयावधि होती है जिसमें उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। परिवर्तनशील साधन यानी श्रमिक, कच्चा माल, ईंधन आदि। अब हम देखेंगे दीर्घकाल। दीर्घकाल वह समयावधि होती है जिसमें उत्पादन के सभी साधन यानी परिवर्तनशील साधनों के साथ साथ स्थिर साधनों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन यानी यदि हमें बढ़ाना है उत्पादन की मात्रा में तो हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, और स्थिर साधन है ना भूमि, भवन, मशीन भी। हमारे पास यदि मान लो वस्तु सेवाओं की मांग बाजार में बहुत अधिक हो गई तो हम उसकी पूर्ति करने के लिए एक मशीन की जगह 2 मशीन लगा सकते हैं, भूमि बढ़ा सकते हैं, भवन बढ़ा सकते हैं, अपना एरिया बढ़ा सकते हैं। इतना हमारे पास लंबा समय होता है। मांग के अनुसार पूर्ति का समायोजन इस अवधि में किया जा सकता है। लिखा हुआ है जैसे कि उत्पादन की मात्रा वृद्धि करने के लिए परिवर्तनशील साधनों के साथ स्थिर साधनों में वृद्धि की जा सकती है। यानी परिवर्तनशील साधन तो अत्यावश्यक हैं ही उत्पादन के लिए। परिवर्तनशील साधनों को प्रत्यक्ष या प्रमुख लागत भी कहा गया है। क्यों कहा गया है प्रमुख लागत? क्योंकि उत्पादन जारी रखने के लिए परिवर्तनशील साधन अत्यंत महत्वपूर्ण। यदि हमारे पास स्थिर साधन है और परिवर्तनशील साधन नहीं है तो उत्पादित मात्रा हो ही नहीं सकती। उत्पादन की मात्रा में उत्पादन करने के लिए परिवर्तनशील साधन जो है वो अत्यंत आवश्यक होते हैं और उनका प्रत्यक्ष योगदान होता है कच्चे माल के रूप में। अगला प्रश्न आया था मांग की लोच को समझाइए। तो जिस प्रकार से अपन ने पूर्ति की लोच देखा था, जिसे हम पूर्ति की कीमत लोच भी कहते हैं, इसी प्रकार से मांग की लोच यानी मांग की कीमत लोच। मांग की लोच, मांग का नियम क्या बताता है हमें कि वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि हुई तो खरीदी जाने वाली मात्रा कम होती है। मांग कौन करता है? मांग करता है उपभोक्ता। और उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए यदि वस्तु की कीमत कम मिलती है तो उसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है तो वो ज़्यादा मात्रा ले लेता। सस्ती वस्तु मिलती है तो हम ज़्यादा ले लेते हैं और महंगी मिलती है तो हम कम लेते हैं। और बाज़ार में बहुत सारे लोग यदि वस्तु की मात्रा में कमी वृद्धि कर रहे हैं तो बाज़ार की मांग भी प्रभावित होती है। तो मांग के नियम में विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ी तो मात्रा कम और कीमत कम हुई तो मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये तो हुआ मांग का नियम। लेकिन आनुपातिक रूप से कितना परिवर्तन हुआ वो कहलाता है मांग की लोच, जो प्रश्न में पूछा गया है। प्रश्न में पूछा है मांग की लोच को समझाइए। जैसे कि ये फॉर्मूला है जैसे अपन ने पूर्ति की लोच में देखा था। तो मांग की कीमत लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जैसे अपन ने पूर्ति में ऊपर पूर्ति रखी थी, अब मांग की लोच में मांग ऊपर चली गई। मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, यानी मांगी गई मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ और कीमत में कितना परिवर्तन हुआ। मांगी गई मात्रा में
जो भी परिवर्तन होता है उसमें कीमत में परिवर्तन से हम भाग दे के उसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि परिभाषित करते हैं तो मांग की कीमत लोच किसी वस्तु की कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। इसकी गणना करने के लिए यहाँ हम प्रतिशत परिवर्तन भी लिख सकते हैं। अब इसको यदि हमें गणितीय रूप में करना है तो ये एक वस्तु की मांग पर विचार करें। 4 की कीमत यानी वस्तु की कीमत यदि 4 रुपये है तो इस वस्तु की 25 इकाइयाँ मांग की जा रही हैं, यानी कीमत कितनी है 4 रुपये और मात्रा कितनी है 25 इकाइयाँ। ये पुरानी कीमत हो गई। अब मात्रा बढ़कर 5 हो जाती है, यानी नई मात्रा। यदि हम इसको P और इसको P1 मान लें तो P1 बराबर कितना है 5 और परिवर्तित मात्रा Q1 बराबर कितनी हो जाती है घटकर 20। ये घटी क्यों हो? क्योंकि मांग के नियम के अनुसार यदि कीमत बढ़ रही है 4 से बढ़कर 5 हो जाती है तो मात्रा बढ़ी हुई कीमतों पर कम खरीद रहे हैं। 25 की जगह अब हम कितने खरीद रहे हैं 20। तो ये अपने पास है, आ गया ये। अब इसके अनुसार यदि अपन मांग की लोच निकालें तो मांग की लोच का यही सूत्र है जो अपन ने पूर्ति की लोच में देखा था। इसका सूत्र अपन ने क्या देखा था? ये डेल Q अपॉन Q बटे डेल P अपॉन P और दोनों में क्या है 100। अब इसको हम ये सरलीकरण किया हुआ है ये सूत्र का, इसको हम रख सकते हैं। परिवर्तन हमें डेल P निकालना होगा। डेल P कैसे निकालेंगे? इनके बीच का अंतर। डेल Q कैसे निकालेंगे? इनके बीच का अंतर। अब P बराबर कितना हुआ 4। डेल P बराबर कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच का अंतर। 5 में से 4 गए, कितना बचा 1। इसी प्रकार से Q बराबर कितना हुआ 25 और डेल Q बराबर कितना हुआ? इन दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? ये 5। यही लिखा हुआ है ये। अब डेल Q की जगह क्या लिखा हुआ है? ये सूत्र है। डेल Q की जगह क्या लिखा हुआ है 5, ये 5 है अपॉन Q1 ये 1 है। फिर P की जगह 4, P4 ये है। डेल P 25 ये है। इस तरीके से ये सूत्र, इसका सॉल्यूशन हुआ तो बराबर आया कितना 0.8, यानी मांग की लोच यहाँ इकाई से कम है। तो इस प्रकार से हम मांग की लोच का गणितीय रूप में भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया था परिवर्तनशील लागत एवं स्थिर लागत को समझाइए। यह भी अपन ने अल्पकाल और दीर्घकाल में देखा था। परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत, इसमें अंतर का आधार है ये स्थिर लागत, ये परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागतों का संबंध अल्पकाल में होता है और परिवर्तनशील लागत जो होती है वो इसका संबंध अल्पकाल में परिवर्तनशील। ये तो सिंपल परिभाषित किया गया है कि स्थिर लागतों का संबंध अल्पकाल में उत्पादन के स्थिर साधनों से होता है और परिवर्तनशील लागतों का संबंध अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों से होता है। यानी स्थिर साधन है, स्थिर लागत के अंतर्गत स्थिर साधन आते हैं और परिवर्तनशील लागत के अंतर्गत परिवर्तनशील साधन आते हैं। फिर उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का स्थिर लागतों पर कोई प्रभाव नहीं होता। यानी स्थिर लागतें जो हम एक बार व्यवस्था कर लेते हैं, भूमि ले लेते, भवन ले लेते, मशीन लेते, तो अल्पकाल में वो नहीं बदलती। बदलता है केवल क्या? कच्चा माल, ईंधन, श्रमिक, यानी परिवर्तनशील लागतें बदलती हैं। तो स्थिर लागतों का उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और परिवर्तनशील लागतों का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर ये बढ़ जाती हैं और कमी होने पर ये घट जाती हैं। फिर अगला है कि उत्पादन बंद होने की स्थिति में, यदि अल्पकाल में उत्पादन बंद हो जाता है तो स्थिर लागतें वहन करनी पड़ती। यदि हम उत्पादन नहीं कर रहे हैं, मान लो हानि हो रही, तो हमने उत्पादन बंद कर दिया। अब बंद करने पर चूँकि उत्पादक का एक या साहसी का एक गुण होता है जोखिम वहन करना, तो हानि की स्थिति भी वो वहन करता है। फिर कोई परिवर्तन आता है, फिर वो दूसरे तरीके से उत्पादन करने लगता है। तो अल्पकाल में यदि उत्पादन बंद हो रहा है तो उसे स्थिर लागतें वहन करनी होती है। यदि उसने किराया दे रहा है, मशीन का किराया, भूमि भवन का किराया या जो भी है, तो उसका वहन उसको करना पड़ेगा। लेकिन अल्पकाल में उत्पादन बंद हो जाने पर ये शून्य हो जाती हैं, क्योंकि ये कच्चा माल, ईंधन, श्रमिक आदि होते हैं। यदि उत्पादन नहीं हो रहा तो इनकी आवश्यकता होती नहीं है, तो ये कैसी हो जाती हैं? शून्य हो जाती हैं। फिर कुल लागत में से परिवर्तनशील लागतें घटाने पर स्थिर लागत प्राप्त होती हैं
और कुल लागत में से स्थिर लागत घटा दें तो परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। तो इस तरीके से स्थिर लागत परिवर्तनशील लागत में यदि अपन अंतर तैयार कर रहे हैं तो ये एक साथ हो जाता है, अल्पकाल और दीर्घकाल में अंतर और स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर। अगला प्रश्न आया था, वस्तु की मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक लिखिए। अब वस्तु की मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक यानी ऐसी बातें जिससे मांग की लोच प्रभावित होती है। तो इसके चूंकि 4 अंक का प्रश्न है तो 4 पॉइंट लिख के और हमें उनकी विस्तृत व्याख्या अवश्य करनी होगी। तो मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले कारक, पहला कारक है वस्तु के गुण। अब वस्तु का गुण यदि हम देखेंगे तो वस्तु के गुण के हिसाब से यानी गुण का प्रभाव भी पड़ता है मांग की लोच पर, क्योंकि वस्तुएं जो होती हैं वो अनिवार्य आवश्यकता वाली भी होती हैं, यानी जीवन रक्षक भी हम किसे कहते हैं। तो जो जीवन रक्षक वस्तुएं होती हैं उनकी मांग जो होती है वो बेरोजगार होती है। अब बेरोजगार मांग किसे कहते हैं? बेरोजगार मांग यानी यहाँ हम ये ओ आई के समानांतर होता है ये वक्र, यानी यदि हम देखें यहाँ वस्तु की मांग है और यहाँ वस्तु की मान लो क्या है, कीमत है, यानी कीमत घट रही या बढ़ रही, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मांग एक स्थिर है। कौन सी वस्तुओं की मांग स्थिर होती है अर्थात बेरोजगार होती है? वे वस्तुएं होती हैं अनिवार्य वस्तुएं या जीवन रक्षक वस्तुएं। तो ये वस्तुओं के गुण की विशेषता है कि वस्तु यदि अनिवार्य या आवश्यकता वाली वस्तु हुई तो उन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होगी, और यदि आरामदायक वस्तुएं हुई तो उन वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। लोचदार यानी मान लो इतनी कीमत है इतनी मात्रा है, यानी ठीक जितनी मात्रा में कमी होगी, जितनी कीमत में कमी होगी, यदि P से P1 कीमत हुई तो ठीक उतनी ही मात्रा में वृद्धि होगी। ये अंतर जो है वो एक समान होगा, ये वाला अंतर। तो ये कहलाता है कौन सी मांग? लोचदार मांग। तो लोचदार मांग जो होती है यदि वस्तु का गुण वस्तु आरामदायक होगी तो वह वस्तुओं की मांग कैसी होती है? लोचदार। इसके अलावा विलासिता वस्तुएं होती हैं। विलासिता वस्तुएं यानी यदि उन वस्तु ऐसी विलासिता वस्तुएं यानी जिनका बहुत उच्च वर्ग जो है वो धनी वर्ग प्रयोग करता है, तो ऐसी वस्तुओं की मांग की लोच यदि वस्तु की कीमत P है और मात्रा कितनी है? Q। अब ऐसी वस्तुएं की कीमत यदि थोड़ी सी भी कम हुई, मान लो इतनी कम हो गई P1, तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी अधिक लोचदार, ज़्यादा लोग खरीदने लगते हैं ये। तो ये वो कहलाती है अधिक लोचदार। विलासितापूर्ण वस्तुओं की है यदि वस्तु का गुण, वस्तु कैसी है? यदि विलासितापूर्ण वस्तु है तो वो वस्तु की मांग जो होती है वो अधिक लोचदार होती है। फिर दूसरा है वस्तु के प्रयोग। वस्तु का कैसा प्रयोग की हो रहा है, किस प्रकार की वस्तु है। जैसे हम उदाहरण देखें, मान लो बिजली। बिजली के अनेक प्रयोग हो रहे हैं। यदि बिजली बहुत सारे क्षेत्रों में प्रयोग में हो रही है तो उसकी मांग लोग ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा मांग करेंगे, यानी कीमत कितनी भी हो लेकिन उसकी मांग जो है वो ज़्यादा करेंगे, तो वो कैसी हो जाएगी? अधिक लोचदार हो जाएगी। और यदि वस्तुओं की मांग ज़्यादा, वस्तु का प्रयोग मशीन का ईंधन, बिजली जो है, बिजली का प्रयोग यदि ज़्यादा क्षेत्रों में नहीं हो रहा तो उसकी मांग जो है वो बेरोजगार होगी। कितनी भी कीमत घट बढ़ जाए उसकी मांग जो है वो प्रयोग कम होने के कारण कम बढ़ेगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे संयुक्त मांग। संयुक्त मांग यानी जोड़ीदार जो वस्तुएं होती हैं, जैसे रोटी, मक्खन, बैट बॉल, पेन, स्याही। तो ऐसी वस्तुओं के साथ क्या होता है, यानी जिनकी मांग साथ साथ की जाती है, तो इनकी मांग के अनुसार हम देखेंगे इनकी कीमत के अनुसार प्रभावित होती है। जैसे रोटी और मक्खन, तो ये संयुक्त मांग कहलाती है। यदि रोटी की मांग स्थिर है, रोटी की मांग ही नहीं की जा रही, तो मक्खन की कीमत में कमी हो या वृद्धि हो उसकी मांग प्रभावित होगी ही नहीं, वो कैसी होगी? बेरोजगार होगी। तो संयुक्त मांग भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। फिर देखेंगे हम उपभोक्ता का व्यवहार। उपभोक्ता जो है वो, उसका व्यवहार कैसा है, किस तरीके से वो, उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव या व्यवहार भी मांग की लोच पर प्रभाव पड़ता है उसका भी। कि व्यक्ति जो है जिन वस्तुओं का उपभोग का आदी हो जाता है, यानी उस वस्तु का उसे प्रयोग करना ही है, तो उन वस्तुओं की मांग जो होती है वो बेरोजगार होती है। बेरोजगार यानी कीमतों में कितना भी परिवर्तन हो जाए उसकी मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको तो लेना ही है, कीमत घटे या बढ़े उसे, ये कैसी कहलाती है? बेरोजगार। और यदि वो यदाकदा शौकिया तौर पर वस्तु का प्रयोग कर रहा है तो उसकी मांग जो है वो लोचदार हो सकती है।
तो इस प्रकार से ये प्रश्न उत्तर हैं। आप इनकी व्याख्या अवश्य करें और व्याख्या करेंगे तभी हमें 4 अंक पूरे करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू।